डिलिमिटेशन ये सुनते ही लोगों को लगता है कोई बोरिंग सब कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटी है जिसको लोग समझना नहीं चाहते हैं, और एक तरीके से लोग इसके बारे में समझते नहीं हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट होते जा रहा है आज के टाइम पे। बट ऑनेस्टली ये इंडिया के फ्यूचर पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर का वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, और हो गया है शायद। और इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझने पड़ेंगे, जो कि है आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का वाला जो पॉलिटिकल डिबेट जो सडनली इतना इंटेंस हो रहा है धीमे धीमे, वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले डिलिमिटेशन होता क्या है। सो टू अंडरस्टैंड दिस आपको ये समझना पड़ेगा कि डिलिमिटेशन एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने का कोशिश करूँ कि डिलिमिटेशन मींस डिसाइडिंग कि किस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी और कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज कैसे ड्रा होंगी। बेसिकली इलेक्टोरल मैप की तरह होता है, जो इलेक्टोरल मैप रीड्रॉ होता है जिससे पॉपुलेशन कितनी और कैसी है। मतलब अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो थियोरेटिकली उसके ज़्यादा एमपीज मिलने चाहिए। क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी का कोर आइडिया ये कहता है कि मोर पीपल इज इक्वल टू मोर रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात क्या है कि आर्टिकल 81 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 81 कहता है रिप्रेजेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। मतलब कि आर्टिकल 81 ब्रॉडली ये कहता है कि लोकसभा स्टेट पॉपुलेशन बेसिस पे एलोकेट होगी, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन जो होगी रफली इक्वल होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, एक एमपी आइडियली ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन रिप्रेजेंट करेगा। इसका डेमोक्रेटिक फिलॉसफी क्या है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। मतलब बिहार का वोट और केरला का वोट आइडियली इक्वल वोट वेट कैरी करता है। अब ये बात पूरी तरीके से सही तो नहीं है, उसको और डेप्थ में समझने के लिए हमें फिर आर्टिकल 82 को समझना पड़ेगा। अब आर्टिकल 82 ये कहता है कि अगर हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट ला सकती है और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज और सीट डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज हो सकता है, तो आर्टिकल 81 गिव्स द प्रिंसिपल, आर्टिकल 82 गिव्स द मैकेनिज्म फॉर दैट प्रिंसिपल। एक बताता है क्या होना चाहिए, दूसरा बताता है कि कैसे हो सकता है। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है। अब यहाँ से एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन्होंने एग्रेसिवली पॉपुलेशन कंट्रोल किया बहुत लेवल पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि एजुकेशन इंप्रूव हुई, फैमिली प्लानिंग इंप्रूव हुई, फर्टिलिटी रेट्स रिड्यूस हुए। बट मीनवाइल कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत फास्ट रेट पे ग्रो हुई। अब मैथमेटिकली क्या होना चाहिए था, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा ग्रो हुई है उसके ज़्यादा लोकसभा सीट्स मिलनी चाहिए थी। बट सदर्न स्टेट्स ने बोला कि एक सेकंड, हमने जो नेशनल पॉलिसी फॉलो करी है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, और उसका रिवॉर्ड क्या मिला, उसका इंसेंटिव हमें क्या मिला, पॉलिटिकल पावर लूज करने का। यानी अभी भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स का जो पॉलिटिकल रोल है लोकसभा में वो ज़्यादा हमेशा रहेगा सदर्न स्टेट से। इसलिए डिलिमिटेशन फ्रीज हो गया। अब यहाँ से पांचवी बात शुरू होती है इस वीडियो की कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन आता है। इमरजेंसी पीरियड में अगर हम समझने का प्रयास करें कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, उसने सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रीज कर दिया था कि सीट अब इसके बाद नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट बेसिकली ये कह रही थी कि जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उनको पॉलिटिकली पनिश नहीं कर सकते, और लेटर ये फ्रीज होकर एक्सटेंड हो गया टिल 2026। सो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंडिया टेम्पररी प्योर मैथमेटिकल डेमोक्रेसी से थोड़ा हटकर फेडरल बैलेंस प्रोटेक्ट कर रही थी। छठा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि रियल कन्फ्लिक्ट है क्या, प्रॉब्लम है इसमें क्या है, इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब असली डिबेट ये है कि इंडिया एक्जैक्टली है क्या, सिर्फ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी प्लस फेडरेशन। बिकॉज जब दोनों कभी कभी कोलाइड करते रहते हैं, जो एक साइड है वो ये कहता है पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब कि डेमोक्रेसी में नंबर्स मैटर करते हैं साहब। अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली उसको ज़्यादा एमपीज मिलने चाहिए, अदरवाइज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आज एक एमपी शायद 25 लाख लोग रिप्रेजेंट करता है और दूसरा 15 लाख, तो वोट वैल्यू अनइक्वल हो गई है ऑलरेडी। दूसरी साइड ये कहती है कि फेडरल फेयरनेस यहाँ पे गायब हो चुकी है। इंडिया सिर्फ एक अर्थमेटिक लॉजिकल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट नहीं हो सकता है। अगर सदर्न स्टेट्स सीट लूज करेंगे तो उनको लगेगा कि गुड गवर्नेंस को पनिश किया जा रहा है। सही गवर्नेंस या पॉलिसी लेवल पे जिस काम को करना चाहिए था हमने वो किया, और उसके लिए हमें पनिशमेंट मिल रहा है कि हमारा इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो रहा है। मैं अगर इसको सिंपली समझाने का कोशिश करूँ, इमेजिन दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान करती है, दूसरी जो है कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है, और बाद में इनहेरिटेंस सिर्फ फैमिली साइज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑब्वियसली फर्स्ट फैमिली बोलेगी कि हम रिस्पॉन्सिबल थे तो बेनिफिट क्या मिला हमें, अगर हमने जिम्मेदारी से अपनी फैमिली प्लानिंग को डिजाइन किया तो उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिला, बल्कि हमें लॉस हो रहा है। अगर हमें रिवॉर्ड भी नहीं मिला तो हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए। अब सपोज इंडिया में टोटल सिर्फ 10 लोकसभा सीट होती हैं। इनिशियली स्टेट्स ए पॉपुलेशन 50 लाख, स्टेट बी पॉपुलेशन 50 लाख, बोथ गेट 5 सीट्स। फिर 30 साल बाद क्या होता है, स्टेट ए कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ स्टिल 50 लाख, स्टेट बी बिकम्स 1 करोड़। अब स्टेट प्रोपोर्शनैलिटी बोलेगी कि साहब स्टेट ए के पास 3 सीट होनी चाहिए और स्टेट बी के पास 7 सीट, और यही कन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करता है। बिकॉज स्टेट ए बोलेगा कि हमने लिटरेसी इंप्रूव की, वुमेन एम्पावरमेंट इंप्रूव किया, हेल्थ केयर इंप्रूव किया, और अब हमारी पॉलिटिकल वॉइस रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये सही है किसी तरह से? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का नुआंस है, जो 8वां टॉपिक हमारे इस वीडियो का। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंस आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंट क्या था, दैट रिप्रेजेंटेशन शुड इवॉल्व विद द पॉपुलेशन, बट लेटर द पार्लियामेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल इटसेल्फ बिकम अ नेशनल गोल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन स्टैटिक नहीं हो सकती है। इंडिया की रियलिटीज चेंज होती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग भी चेंज होती है, एंड दैट इज वाई डिलिमिटेशन फ्रीज कोई एक्सीडेंटल थिंग नहीं था और ना कभी उसको माना जाना चाहिए। इट वॉज अ कॉन्शियस पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज दैट वॉज मेड बिटवीन दी गवर्नमेंट। आखिरी बात, 2026 के बाद क्या हो सकता है कि अगर प्योर पॉपुलेशन बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है तो नॉर्दर्न स्टेट्स का इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है, और सदर्न स्टेट्स नेचुरली इसके लिए उसको लेकर वरिड है।
अब जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में वो ये कहते हैं कि उसका कुछ मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो लोकसभा की सीट इंक्रीज कर सकते हैं हम, बट सदर्न स्टेट्स की सीट को ड्रास्टिकली रिड्यूस मत करिए। ये एक बैलेंसिंग मॉडल का फ्रेमवर्क देने की शायद कोशिश कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन सिर्फ मैप्स को रीड्रॉ करने की इशू नहीं है। इट इज एक्चुअली अबाउट हाउ योर कंट्री एंड हाउ द रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ द पीपल हु वी हैव चूजन wanting us or wanting our country to be governed by, whether it is democracy, federalism, fairness, regional trust and political power of course. और perhaps इंडिया की बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज ये है कि कैसे वन पर्सन वन वोट प्रिजर्व करें विदाउट मेकिंग सम स्टेट्स फील पनिश्ड और फॉर डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। बिकॉज अगर डेमोक्रेसी सिर्फ नंबर्स बन गई तो फेडरेशन वीक हो सकता है, और अगर नंबर्स कंप्लीटली इग्नोर कर दिए तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। एंड समवेयर बिटवीन दीस टू इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस व्हिच वुड बी टफ फॉर द judiciary as well and the legislature as well.